माई सेल्फ रमेश शर्मा, टैगोर ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर एक्सरसाइज 13.1, टुडे वी विल डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ 13.1. Question number 28, which is very important question. fx is equal to a plus bx, x less than 1 and x is equal to 1. The value of fx is 4. b minus ax, x is greater than 1. If limit x tends to 1, fx is equal to f1, then we have to find the values of a and b. इसका मतलब ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब LHL जो है वो किसके इक्वल है, F1 के, और RHL जो है वो किसके इक्वल है, F1 के. अब F1 जब x की वैल्यू क्या है 1, तो हमारे पास में वैल्यू क्या दे रखी है, हम 4, मतलब LHL की वैल्यू 4 दे रखी है और RHL की वैल्यू भी क्या दे रखी है, 4 दे रखी है. अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन को देखकर ही पता चल रहा है कि a की वैल्यू क्या है, हमारे पास में 1 है. तो अब देखो x लेस देन 1, मतलब 1 माइनस में हम फंक्शन क्या लेंगे, a प्लस bx, और ये क्या है x ग्रेटर देन 1, मतलब x की वैल्यू किससे ज्यादा होगी, 1 से ज्यादा, मतलब 1 प्लस. इज दैट क्लियर? तो यहां पर देखो हम पहले LHL निकालते हैं. क्या दे रखा है, LHL किसके इक्वल है, 4 के. तो LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू 4. तो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 माइनस पे फंक्शन क्या है हमारे पास में, a प्लस bx इज इक्वल टू 4. फिर 1 माइनस को हटाने के लिए हम क्या पुट करते थे, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस, साथ में क्या लगाते थे, h. तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x है वहां पर हम क्या पुट करेंगे, 1 माइनस h. तो a प्लस b 1 माइनस h इज इक्वल टू 4. देन बाय अप्लाइंग द लिमिट वी गेट a plus b is equal to 4. This is equation number 1. Okay. Now in second condition RHL is equal to 4. देखो ये दोनों चीजें हमें दे रखी है, तो RHL की वैल्यू निकालते हैं हम. लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू 4. लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 प्लस पे फंक्शन क्या है हमारे पास में, b माइनस ax इज इक्वल टू 4. फिर इस 1 प्लस को हटाने के लिए क्या बताया था मैंने, x की जगह हम क्या करेंगे, 1 प्लस और साथ में क्या लगा देंगे, h. तो h अपने मन से लिया है तो इसकी लिमिट क्या होगी, 0. तो ये होगा b माइनस a इन ब्रैकेट 1 plus h is equal to 4. By applying the limit, we get b minus a is equal to 4. This is equation number 2. अब हम equation number 1 और 2 को elimination method से हम solve करेंगे. तो यहाँ हम लिखते हैं from equation number 1 and equation number 2. b plus a is equal to 4. a प्लस बी को हम b प्लस ए लिख सकते हैं, और ये क्या है, b माइनस ए इज इक्वल टू 4. दोनों को हमने ऐड किया तो a से a कैंसल, b प्लस b इज इक्वल टू 2b. 4 प्लस 4 इज 8. सो द वैल्यू ऑफ b इज 4. ओके. अब ये जो b की वैल्यू है ये हम या तो 1 में पुट कर दें या फिर 2 में. तो यहाँ पर हमने लिखा पुट b is equal to 4 in equation number 1. तो हमें क्या मिल जाएगा, a plus 4 is equal to 4. तो a is equal to 4 minus 4. तो a की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, 0 आ गई. इज दैट क्लियर?
और क्वेश्चन में भी हमें यही करना है। क्या था, ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इज दैट क्लियर? लुक दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, which is very easy question. Let a1, a2 dot dot an be fixed real numbers and define a function fx is equal to x minus a1, x minus a2 dot dot x minus an. Then we have to find first part, limit x tends to a1 fx, and second part is limit x tends to a fx. ठीक है, तो देखो हम फर्स्ट पार्ट के लिए करते हैं हम फर्स्ट पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू a1 fx, इसकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। बहुत आसान सा ही पार्ट है। लिमिट x टेंड्स टू a1, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ fx, x माइनस a1, x माइनस a2 डॉट डॉट x माइनस an। डायरेक्ट हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, a1 माइनस a1, a1 माइनस a2 डॉट डॉट a1 माइनस an। तो a1 माइनस a1 क्या हो जाएगा, 0 इंटू a1 माइनस a2 डॉट डॉट a1 माइनस an, और 0 का किसी में भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 इज द आंसर। ओके, सेकेंड पार्ट जो है इसका, लिमिट x टेंड्स टू a fx, तो लिमिट x टेंड्स टू a, द वैल्यू ऑफ fx इज x माइनस a1, x माइनस a2 डॉट डॉट x माइनस an। डायरेक्ट हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, a माइनस a1, a माइनस a2 डॉट डॉट a माइनस an इज द आंसर। ओके, तो दो पार्ट थे हमारे पास में, दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लुक दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, इफ द फंक्शन fx satisfy limit x tends to 1 fx minus 2 upon x square minus 1 is equal to pi, then we have to find the value of limit x tends to 1 fx। तो देखो सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो लिख लेते हैं, लिमिट x tends to 1 fx minus 2 upon x square minus 1 is equal to pi। अब देखो जो ये लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 1, ये इन दोनों की लिमिट दे रखी है। जैसे कहीं पर ऐसे लिखा हो, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx अपॉन gx, तो इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 1 gx। ओके, हम इस पार्ट को मैंने लिखा, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस 2 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई। ओके, नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाई we get limit x tends to 1 fx minus 2 is equal to pi limit x tends to 1 x square minus 1। ओके, तो ये हो जाएगा लिमिट x tends to 1 fx minus 2। अब इस वाले पार्ट पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो पाई 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास में लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस 2 को हमने कहाँ भेजा, RHS में, तो क्या हो गया, प्लस का 2। ये हमारे पास में आंसर आ गया। ठीक है,
तो जो 13.1 में जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करना। इसमें एक दो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, वो आप ट्राई करेंगे, और अगर नहीं आता है तो आप मुझसे पूछेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन, वो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप देख लो एक बार, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 13.2 और 13.3 में, वो हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। चैप्टर के नाम से क्लियर है, डिफरेंशिएशन मतलब क्या है, डिफरेंस। ये जो टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिक्स में भी आपके जो डेरिवेशन होंगे उनमें डिफरेंशिएशन यूज होता है, ठीक है। और ये टॉपिक हमने आज पढ़ना स्टार्ट करा। पूरी 12th क्लास जो है वो इसी पर बेस्ड है, और जितने भी आप कंपटीशन के एग्ज़ाम देंगे उन सब में ये बहुत यूज होगा। तो इस चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको एक एक चीज जो है क्लियर करूंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। पहला स्टार है, इट वॉज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय सर आइजैक अलेक्जेंडर न्यूटन इन 17th सेंचुरी। जो हम न्यूटन का नाम सुनते हैं, न्यूटन का, वास्तव में इस न्यूटन का नाम था आइजैक न्यूटन, ठीक है। अलेक्जेंडर उसके फादर का नाम था, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या है, सर आइजैक अलेक्जेंडर न्यूटन। और डिफरेंशिएशन इंट्रोड्यूस कब करा था, 17th सेंचुरी में। और न्यूटन ही क्या कहलाता है यहाँ पर, फादर ऑफ कैलकुलस। कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आ जाता है, हु इज नोन एज फादर ऑफ कैलकुलस। 4 ऑप्शन दे देते हैं, उसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, आइजैक न्यूटन। तो न्यूटन ही यहां पर क्या कहलाता है, फादर ऑफ कैलकुलस। अब दिमाग में क्वेश्चन ये उठ रहा है कि कैलकुलस क्या होता है। तो यहां पर मैंने लिखा है, कैलकुलस मीन्स वेरी वेरी माइन्यूट कैलकुलेशन। कैलकुलस का मतलब बिल्कुल छोटे छोटे कैलकुलेशन होता है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। मैं जैसे फर्ज करो ये एक रेलवे ट्रैक है, ठीक है, रेलवे की पटरी है। मैं यहां पर खड़ा हूं, आप बिल्कुल मेरे पास में खड़े हुए हैं, ठीक है। लाइव होते हैं तो ये एग्जांपल और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अच्छे से समझना इसे, ठीक है। क्योंकि जनरल लाइफ के एग्जांपल से अगर आप समझोगे तो वो चीज़ परमानेंट मेमोरी में चली जाती है, ज़्यादा देर तक आपको याद रहेगा, ठीक है। ये एक रेलवे ट्रैक है, रेलवे की पटरी है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप मेरे बिल्कुल पास में खड़े हुए हैं। ठीक इस साइड से ट्रेन आएगी और ट्रेन की स्पीड है 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो ट्रेन चल रही है। तो उस ट्रेन के इंजन का अगला हिस्सा अगर मेरे सामने ठीक 5 बजे आता है तो इनके सामने कितने बजे आएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या। ये एक रेलवे ट्रैक है, रेलवे की पटरी है, मैं यहाँ खड़ा हूं, आप जो है बिल्कुल मेरे यहाँ पर साइड में खड़े हुए हैं, ठीक है। इस साइड से ट्रेन आएगी, ट्रेन के इंजन का अगला हिस्सा अगर मेरे सामने ठीक 5 बजे आता है तो आपके सामने कितनी बजे आएगा। मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूं, आप सोचना थोड़ा आंसर इसका। कुछ सोचा क्या, क्वेश्चन क्लियर हो गया। मैं यहां खड़ा हूं, आप मेरे पास में हैं, यहां से ट्रेन आएगी, ट्रेन की स्पीड क्या है 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो ट्रेन चल रही है। तो उस ट्रेन के इंजन का अगला हिस्सा अगर मेरे सामने 5 बजे आता है तो आपके सामने कितने बजे आएगा, ठीक है। जनरल लाइफ में हम क्या बोलते हैं, मेरे सामने 5 बजे आया तो इनके सामने भी कितने बजे आएगा, 5 बजे आएगा। लेकिन न्यूटन ने कहा कि अगर उस ट्रेन के इंजन का अगला हिस्सा मेरे सामने 5 बजे आया है तो इनके सामने आएगा 5.000000000001 सेकेंड पर आएगा। तो ये इतना छोटा कैलकुलेशन है,
अपन लोग इससे नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन न्यूटन ने इससे नेगलेक्ट नहीं करा और मैथमेटिक्स की एक ब्रांच बनाई जिसका नाम उसने क्या रखा, कैलकुलस रखा। इज दैट क्लियर? कैलकुलस का मतलब बिल्कुल छोटे छोटे कैलकुलेशन। जैसे मैं यहां बोल रहा हूं, ठीक है, मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। जैसे मैंने एकदम से किसी बच्चे का नाम लिया, ठीक है, तो तुरंत यस बोलेगा, कितना टाइम लगेगा, 0.0001 सेकेंड टाइम लगेगा। तो ये जो कैलकुलेशन है ये बहुत छोटा है, तो यही क्या कहलाता है, आपका कैलकुलस कहलाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास में, इसमें आएगा वेरिएबल। वेरिएबल आप 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़कर आ चुके हैं। वेरिएबल, वेरिएबल्स होता है, वेरिएबल्स आर दोज क्वांटिटीज which vary with respect to time। मतलब वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यूज चेंज होती रहती है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है। अब देखो चैप्टर का नाम क्या है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, मतलब किससे जुड़ा हुआ है, ये डिफरेंस है। तो मैंने आपसे पूछा आप 5 में से माइनस करो। मैंने क्या पूछा, 5 में से माइनस करो। ठीक है, गलत क्वेश्चन पूछ लिया गया। चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं। 10 में से माइनस करो, ये भी गलत है क्या? फिर अगला पूछ लेता हूं, चलो 4 में से माइनस करो, ये भी गलत पूछ लिया गया। फिर अगला क्वेश्चन पूछता हूं मैं, 6 में से 4 को माइनस करो, आंसर क्या रहा है, 2। आ गया? तो देखो क्वेश्चन मेरे ये सारे सही थे, लेकिन इसका मतलब आप समझना। मैंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा, 5 में से माइनस करो, आपने कहा क्या माइनस करो। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा 10 में से माइनस करो, आपने कहा क्या माइनस करूं। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा 4 में से माइनस करो, आपने कहा क्या माइनस करूं। फिर अगला क्वेश्चन मैंने बोला, मैंने कहा 6 में से 4 को माइनस करो, तो आपने आंसर क्या दे दिया, 2। इसका मतलब डिफरेंशिएशन के लिए, डिफरेंस के लिए कम से कम कितनी वैल्यूज का होना जरूरी है, 2 वैल्यू का होना जरूरी है। क्योंकि जैसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था कि 5 में से माइनस करो, आपने कहा दूसरी वैल्यू क्या है, यही मन में क्वेश्चन उठ रहा था ना। तो यहां पर हम लिखते हैं, तो सेम प्रोसेस यहां पर है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। यहां पर डिफरेंस के लिए कम से कम कितने वेरिएबल होने चाहिए, 2 वेरिएबल। प्रूफ मिल गया होगा, नहीं मिला क्या, 5 में से माइनस करो। दूसरा नंबर आप ही पूछ रहे हो ना, इसलिए डिफरेंस के लिए कितने वेरिएबल होना जरूरी है, 2 वेरिएबल। फर्स्ट है यहां पर x, जिसे हम बोलते हैं मेन वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और सेकंड होता है y, जिसे हम बोलते हैं आर्बिट्ररी वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, 2 टाइप के वेरिएबल होते हैं। फर्स्ट होता है x, जिसे हम बोलते हैं मेन वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और सेकंड होता है y, जिसे हम बोलते हैं आर्बिट्ररी वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं मैं, ये इस चैप्टर का बेसिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जो अपन लिख रहे हैं हमें पता तो होना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो 2 टाइप के वेरिएबल क्यों होते हैं, क्योंकि डिफरेंस के लिए 2 वेरिएबल होने चाहिए। पहला होता है x, दूसरा क्या होता है, y। जैसे सूरजगढ़ से, इसके लिए भी एक एग्जांपल देता हूं मैं। सूरजगढ़ से दिल्ली एक बस जा रही है
जिसके अंदर काफी पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप खुद एक बार मन में सोचिएगा, अगर आप लाइव क्लास में होते तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आता इसमें, मैं क्वेश्चन भी पूछ लेता बीच में, लेकिन अभी कोरोना की वजह से थोड़ी सी मजबूरी है, इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हैं, क्योंकि आपके आंसर मुझ तक नहीं पहुंचेंगे एट ए टाइम। तो थोड़ा सा आप भी समझते हैं इस बात को। सूरजगढ़ से टॉपिक पे आते हैं अपन। सूरजगढ़ से दिल्ली एक बस जा रही है जिसके अंदर पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। तो अब आप एक बार सोचिए कि डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। दो चीजें हैं, एक तो पैसेंजर और दूसरा बस। तो इन दोनों में से डिपेंड कौन कर रहा है और इंडिपेंडेंट कौन है? नहीं आए समझ में? और आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर बस 40 की स्पीड से, जैसे अब आप और मैं ही बस में बैठे हुए हैं, तो बताओ अगर बस 40 की स्पीड से चलेगी तो अपन किस स्पीड से चलेंगे? जाहिर सी बात है 40 पे ही चलेंगे। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे हम तो चल ही नहीं रहे, हम तो अंदर बस में बैठे हुए, तो हमारी स्पीड तो 0 ही है। तो ऐसा होता है कि सुबह अपन 6 बजे बस में बैठे हैं और ठीक 5 घंटे बाद अपन सूरजगढ़ में मिलेंगे, नहीं है ना? ठीक 5 घंटे बाद में अपन कहाँ पहुंच जाएंगे? दिल्ली में। मतलब चल तो अपन भी रहे हैं, ठीक है। तो अगर बस 40 की स्पीड से चलेगी तो हम भी किस स्पीड से चलेंगे? 40। बस 60 तो पैसेंजर 60, बस 80 तो पैसेंजर 80, बस 100 तो पैसेंजर किस स्पीड से चलेंगे? 100। और अगर खाई में गिर गई तो अपन भी कहां गिर गए? खाई में गिर गए, ठीक है। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि हम जो है पूरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? बस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो यहां पर पैसेंजर है वो क्या है? वाई है, ठीक है, जो पूरी तरीके से डिपेंड कर रहे हैं। और एक्स क्या है? यहां पर बस है। इज दैट क्लियर? तो ये सिंपल, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डिफरेंशिएशन, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा मैथ्स में, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। इज दैट क्लियर? तो एक्स क्या है यहां पर? बस, जिसे हम बोलते हैं मेन वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y क्या है? पैसेंजर, जिसे हम बोलते हैं आर्बिटरी वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन इज। इसके आगे के लिए जगह छोड़ देता हूं मैं। अब देखो, आप 10th क्लास बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर आए हैं, तो आप मुझे ये बताइए NA क्या लिखा है मैंने? क्या लिखा है Na? यस, सही सोच रहे हो आप लोग, सोडियम, ठीक है। Cl का मतलब क्या है? क्लोरीन। तो देखो, अपन लोगों से सोडियम लिखते हुए नहीं बन रहा था, तो उसे क्या लिख रहे हैं अपन? Na। तो ये Na इसका क्या है? सिंबल। ये जितने भी सिंबल आते हैं ये कहां से आते हैं? फ्रांस की कैपिटल पेरिस, नाम सुना है पेरिस? वहां पर एक ऑफिस है, वेट एंड मेजरमेंट ऑफिस, जो पहले म्यूजियम हुआ करता था। ये जितने भी सिंबल है सारे सिंबल वहीं से आते हैं, ठीक है। इसलिए तो अब जैसे कहीं का भी बच्चा हो, जैसे चेन्नई का एक बच्चा है, उससे मैंने पूछा कि बता बेटा Na क्या होता है, तो वो 99.9% है। अगर 10th क्लास उसने क्लियर करी होगी तो वो मुझे क्या बोलेगा? Na का मतलब क्या बोलेगा? सोडियम ही बोलेगा। जबकि उस बच्चे से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है, क्योंकि उसने पढ़ा है कि सोडियम का सिंबल ही क्या होता है? Na। तो ये Na क्या है? यहां पर इंटरनेशनल सिंबल है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास में? डिफरेंशिएशन। ये भी बहुत बड़ा है, तो इसका भी क्या होता है? सिंबल। तो सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन इज dy/dx। सिंबल क्या होता है इसका? dy/dx। इसे हम पढ़ेंगे किस तरीके से? या तो हम पढ़ेंगे dy/dx, और इसे अगर पढ़ना चाहें तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ y
W डॉट R का मतलब क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू x, ये इस तरीके से पढ़ सकते हैं। और दूसरा क्या है, dy ओवर dx। कई लोग जो है इससे dy अपॉन dx भी पढ़ते हैं, वो इतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ है। जैसे मैं यहां से डेली, आप सुनना, मैं यहां से डेली चिड़ावा जाता हूं और चिड़ाव से वापस सूरजगढ़ आता हूं, मैं डेली डाउन अप करता हूं, क्या मैं सही हूं? क्या नहीं होना सही। सही क्या है? आपके मुंह से आंसर आना चाहिए, क्या आएगा? अप डाउन। ठीक है, तो फेमस ज्यादा क्या हुआ है, अप डाउन हुआ है। 1980s में एक टीवी आया था व्हाइट एंड ब्लैक। टीवी कौन सा आया था, व्हाइट एंड ब्लैक। कलर टीवी से पहले कौन सा टीवी आया था? यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ब्लैक एंड व्हाइट। फिर मैंने क्या गलत बोला क्या? व्हाइट एंड ब्लैक पे दिखता तो सफेद और काला ही है उसमें, ठीक है, लेकिन फेमस क्या हुआ है ज्यादा, ब्लैक एंड व्हाइट हुआ। तो ठीक इसी तरीके से जो सिंबल है डिफरेंशिएशन का, क्या फेमस हुआ है, dy ओवर dx। इज दैट क्लियर? ठीक है, dy अपॉन dx हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो dy ओवर dx। फिर से एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं आपको। डिफरेंशिएशन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा था सर आइजैक अलेक्जेंडर न्यूटन। जो न्यूटन था उसका नाम था आइजैक न्यूटन, अलेक्जेंडर उसके पापा का नाम था। कब इंट्रोड्यूस करा था उसने? 17th सेंचुरी में। और न्यूटन ही क्या कहलाता है यहां पर, फादर ऑफ कैलकुलस। नेक्स्ट है कैलकुलस का मतलब क्या होता है, बिल्कुल छोटे छोटे कैलकुलेशन। कैलकुलस मींस वेरी वेरी माइन्यूट कैलकुलेशंस। नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल आर दोस क्वांटिटीज विच वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यूज चेंज होती है बार बार, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। और जिसकी वैल्यूज चेंज नहीं होती है वो आपका क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। नेक्स्ट है यहां पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। डिफरेंशिएशन में कितने टाइप के वेरिएबल होंगे, दो टाइप के वेरिएबल होंगे। दो टाइप के वेरिएबल क्यों होंगे, क्योंकि डिफरेंस के लिए कम से कम कितने चाहिए, दो वेरिएबल, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। फर्स्ट है हमारा x, जिसे हम बोलते हैं मेन वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और सेकंड जो है y, जिसे हम बोलते हैं आर्बिटरी वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। और एग्जांपल के थ्रू हमने समझा था x क्या है यहां पर, सिंपल बस है, और y क्या है यहां पर हमारे पास में पैसेंजर है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास में था सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन इज dy ओवर dx। तो एक पढ़ने का तरीका तो dy ओवर dx हो गया। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास बेसिक चीजें थी, ठीक है। अब इसके बाद में हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे, उससे पहले एक बार आप ये देख लें। अब एक्सरसाइज में बढ़ने से पहले मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं, ये नेक्स्ट क्लास तक आप इन्हें लर्न कर लेंगे। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का होता है n x n-1। इसे हम पढ़ेंगे किस तरीके से, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, या सिंपल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। इज दैट क्लियर? तो साइन x का होगा cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस साइन x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x is sec square x, differentiation of cosec x is cosec x cot x, differentiation of sec x is sec x tan x, and differentiation of cot x is माइनस cosec स्क्वायर x। ये माइनस आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x का होगा
-1/x² और डिफरेंशिएशन होगा log x का 1/x। तो ये कुछ फॉर्मूले आप नेक्स्ट टर्म पे इन्हें आप अच्छे से लर्न करेंगे और इनके डेरिवेशन जो है, जैसे ये साइन कॉस टेन, इनके डेरिवेशन जो है वो हमारा टॉपिक है AB इनिशियो मेथड। तो इनके जो डेरिवेशन है वो भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। AB इनिशियो मेथड और इसे बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो इनके डेरिवेशन वगैरह जो हैं और एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट टर्म पे हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले ये फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड डे, थैंक यू।